हेलो स्टूडेंट्स, केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम जो हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत सेमेस्टर 4 में आज यूनिट 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेव्स के। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मास ऑफ फोटोन इन मोशन। जब फोटोन जो है मोशन में होता है, गतिमान अवस्था में होता है, तब उसका मास कितना होता है। तो हमें मालूम है ये होगा h न्यू अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसे बढ़ाने पर बढ़ती है। तो हमें मालूम है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। तो जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे आपतित प्रकाश की, तब जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, m या 10 अपॉन m या 10m या 0। तो हमें मालूम है फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने खोजा था। तो हमें मालूम है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हर्ट्ज ने की थी और उनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लेनार्ड ने किया था, और उसे जो है एक्सप्लेनेशन जो दिया था वो आइंस्टीन ने दिया था। तो ये सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही संबंधित है। हालबाश भी लेनार्ड के साथ ही थे, लेकिन इसकी खोज जो है वो हर्ट्ज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन का संवेग क्या होगा। तो संवेग को हम देखते हैं, हमें मालूम है P बराबर होता है h अपॉन लैम्डा। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें देखेंगे h लैम्डा h अपॉन लैम्डा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। यानी फोटोन का जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो h अपॉन लैम्डा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन करस्पॉन्डिंग टू द विजिबल लाइट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इज नियरली। तो जो हमारे पास एनर्जी उस फोटोन के संगत निकालनी है जो कि अधिकतम विजिबल लाइट के करस्पॉन्डिंग मिलती है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 में 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसमें हमें मालूम है कि E बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा, और hc की वैल्यू भी हमें मालूम है। इसे हम जो है ज़्यादातर केसेज में एक फार्मूला लगाते हैं 12375 या 12400, और लैम्डा, तो लैम्डा हम वेवलेंथ लगाएंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ लगाएंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर की होती है और वो लगभग होती है 7800 एंगस्ट्रॉम के बराबर। जब हम इसे एंगस्ट्रॉम में लगाते हैं तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो लगभग ये आएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है इसमें, ए फोटोन इज। फोटोन क्या होता है, ए क्वांटम ऑफ लाइट। प्रकाश का फोटोन जो है वो लाइट का क्वांटम होता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। क्वांटम ऑफ मैटर, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द रेड एंड द ब्लू बल्ब ऑफ सेम वाटेज। वाट बराबर हैं, एक लाल रंग का है और एक नीले रंग का है। द नंबर ऑफ फोटॉन्स
emitted per second are NR and NB। तो दो बल्ब हैं, एक रेड कलर से जो उत्सर्जित होने वाले फोटॉन्स की संख्या है NR है, और जो ब्लू कलर है उससे उत्सर्जित होने वाले की संख्या NB है। तो इनमें क्या रिलेशन होगा? तो हमें मालूम है कि जो ऊर्जा होती है या वाटेज के लिए हम निकालते हैं तो E बराबर होता है NHC अपॉन लैम्डा। तो NR इंटू HC अपॉन लैम्डा R बराबर NV HC अपॉन लैम्डा V। HC से अगर HC कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ NR अपॉन ये NV बराबर हो जाएगा लैम्डा R अपॉन लैम्डा V। और चूंकि वेवलेंथ लैम्डा की रेड की ज्यादा होती है तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब NR इज ग्रेटर देन NV, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो NR ग्रेटर देन NV, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स ओनली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब उत्पन्न होता है? जब बाउंड इलेक्ट्रॉन हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या ए और बी यानी बाउंड और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों से होते हैं या किसी से नहीं होते। तो हमें मालूम है कि जो इंसिडेंट फोटोन है, आपतित फोटोन है, वो किससे टकराता है? बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज W, वर्क फंक्शन जो है वो W है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज न्यू, और इस पर जो है न्यू फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट जो इंसिडेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, देन देयर इज नो एमिशन, यहां पर कोई भी यहां उत्सर्जन नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे? तो इसे देखने के लिए हमने एक ग्राफ देखा था, इधर एनर्जी थी और इधर फ्रीक्वेंसी थी। तो जब ये न्यू जीरो फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर पड़ती है तब फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? W बराबर हमारे पास क्या है? H न्यू, और न्यू बराबर हो गया W अपॉन H। अब ये न्यू क्या कह रहे हैं? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट है, यानी कि हमारे पास कौन सी कंडीशन है जबकि W अपॉन H क्या होना चाहिए? हमारे पास लेस देन होना चाहिए। तो इसका मतलब उत्सर्जित नहीं होंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन ए इसका सही होगा। जब फ्रीक्वेंसी जो है इस फ्रीक्वेंसी से W अपॉन H से कम होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, और जब ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो उस यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सबस्टेंस इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी W की वैल्यू दे रखी है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है यानी कि लैम्डा नॉट की वैल्यू पूछी है। अब हमें W में और लैम्डा जीरो में रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो हमें मालूम है W बराबर होता है H न्यू जीरो या HC अपॉन लैम्डा नॉट। तो यहां से लैम्डा नॉट की वैल्यू अगर हम निकालें तो लैम्डा नॉट बराबर आएगा HC अपॉन W। तो हम HC और W के मान लगाएं तब भी निकाल सकते हैं, वैसे हम यहाँ शॉर्ट कर लगाते हैं 12400 बटे W की वैल्यू 1.6 लगा देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, और इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, यानी ये जो आंसर आएगा लगभग 7734 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है, जो प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा है, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना है, किसके द्वारा कर सकते हैं? तो या तो कूलिंग ट्यूब है, या थर्मोकपल है, या फोटो सेल है, या क्लाउड चैम्बर है।
तो इसमें हमें मालूम है कि जो फोटो सेल है जब उस पर लाइट गिरती है तो हम वो क्या करती है, जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिस तरीके से सोलर सेल वगैरह में भी होता है। तो ये फोटो सेल जो है ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी, तब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ मटेरियल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वर्क फंक्शन जो है हमारे पास W बराबर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो बराबर पूछा है इन्होंने। तो हम इसे क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे, W बराबर होता है H न्यू जीरो ये होता है और फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आएगी, इसकी H की वैल्यू लगाएंगे है ना, और न्यू जीरो हमें निकालना है, W दे रखा है तो W अपॉन H इक्वल टू न्यू जीरो। और जब इसे सॉल्व करेंगे 3.3 को हम चेंज कर देंगे 3.3 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 10 टू दी पावर -19, इससे जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो W की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास, तो न्यू जीरो बराबर आएगा W 3.3 1.6 10 टू दी पावर -19 अपॉन H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो न्यू जीरो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 8 गुणा 10 की घात 10 हर्ट्ज। ये हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल इज कॉल्ड। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसके नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो हमें मालूम है, ये हमने अभी बताया था कि एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट करती है जिसे न्यू जीरो कहते हैं। इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर डालते हैं तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसे हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, इसका मतलब इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो एट दिस पोटेंशियल। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मान जीरो हो जाएगा, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं। तो ये हमने एक ग्राफ के द्वारा भी समझाया था, इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या हिंदी में इसे कहते हैं निरोधी विभव। इसे निरोधी विभव कहते हैं, या इसे कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, या कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए फोटो सेंसिटिव सरफेस इज 5200 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा जीरो की वैल्यू दे रखी है 5200 एंगस्ट्रॉम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी पॉसिबल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पॉसिबल होगा, तो ये हमने एक चीज बताई हुई है कि अगर यहां पर लैम्डा की वैल्यू अगर जो है लैम्डा जीरो, अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा जीरो से कम आती है तब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और अगर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। या हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में कहें कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जब फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स पर डाली जाती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और कम फ्रीक्वेंसी की डाली जाती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है।
तो अगर हम ये 5200 एंगस्ट्रॉम देखें तो इसमें हम देखेंगे कि 5200 से कम लाइट कौन सी है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास बिब ग्योर नाम की एक ये होती है, ये तो सबसे ज्यादा रेड की होती है, उससे कम ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर ब्लू आता है, और उसके बाद इंडिगो और वायलट। तो वायलट और इंडिगो तो इसमें है ही नहीं, है ना। और ये हमारे पास येलो लाइट है। येलो लाइट हमें मालूम है सोडियम लैंप देता है और जिसकी वेवलेंथ होती है लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम। तो येलो लाइट की वेवलेंथ इससे ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो ब्लू लाइट जो है इसकी 4700 एंगस्ट्रॉम होती है वेवलेंथ, ये 4700 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इससे जो है जब हम ब्लू लाइट डालेंगे तब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए इसमें ब्लू लाइट करेक्ट होगा। ये हमारा रोहेलखंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2010 में आया है और थोड़ा मुश्किल सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम कॉम्पटन ट्रांसफर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो ये ट्रांसफर की जगह यहां शब्द डाल देंगे हम शिफ्ट। ये मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट की बात हो रही है, तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट कितनी होती है ये हमें देखना होगा। तो हमें मालूम है कि डेल्टा लैम्डा बराबर होता है 0.0242 इंटू 1 माइनस कॉस फाई। और ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाती है? मैक्सिमम वैल्यू आती है 484। ये एक कांस्टेंट होता है और जब कांस्टेंट होती है ये वैल्यू तो इसका मतलब है ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, स्कैटरिंग एंगल, टारगेट मटेरियल या ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबव आएगा। मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट किस चीज से इंडिपेंडेंट होती है? इंडिपेंडेंट शब्द है तो ये इंडिपेंडेंट क्या होती है? इन पर किसी पर सबसे इंडिपेंडेंट होती है ना, डेल्टा लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शिफ्ट इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा इन कॉम्पटन इफेक्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। यानी कि द शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा, जो डेल्टा लैम्डा जो कॉम्पटन शिफ्ट है इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। अगर ये कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होगी, कब होगी? कॉम्पटन शिफ्ट का मान कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। वो कब आएगा? कितना स्कैटरिंग एंगल होना चाहिए यहां पर, ये हमें यहां पर सॉल्व करना है। तो डेल्टा लैम्डा बराबर होता है H/m0c 1 माइनस कॉस फाई। और अगर फाई की जगह पर देखें, अगर हम डेल्टा लैम्डा बराबर होता है H/m0c और यहां पर हम लिख देते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ इंटू 1 माइनस कॉस फाई। और ये डेल्टा लैम्डा सी के बराबर हो जाए इनका कहना है। तो फाई की वैल्यू कितनी लगानी चाहिए? अगर कॉस फाई π/2 कर दें तो ये 0 हो जाएगा और डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा सी हो जाएगा। यानी कि इसमें ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होना चाहिए। यानी कि इसे हम देखो लैम्डा सी और 1 माइनस कॉस π/2 और कॉस π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी लैम्डा सी 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू लैम्डा सी डेल्टा लैम्डा। तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि एंगल जो है फाई बराबर π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज, जबकि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कितना आएगा? देखो इसमें क्या होगा, एबव थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बिलो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या एनी वेवलेंथ। तो ये हमने बताया था कि जब वेवलेंथ जो है लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 0 से कम होती है
तब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और जब ज़्यादा होती है तो नहीं होता है। या न्यू की जगह देखें तो न्यू का मान अगर न्यू 0 से ज़्यादा होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इंसिडेंट लाइट की, तब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या वेवलेंथ कम होगी। तो इसका मतलब है बिलो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, एबव थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो ये तो संभव नहीं है। बिलो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये इक्वल टू और ये एनी वेवलेंथ, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ये हमें ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, कॉम्पटन इफेक्ट किससे रिलेटेड है या किससे संबद्ध है? तो विजिबल लाइट में कॉम्पटन इफेक्ट होता है? नहीं होता। कैथोड रेज में भी नहीं होता, बीटा रेज से भी नहीं होता, गामा रेज से या ये एक्स रेज से होता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में गामा रेज या एक्स रेज भी हम यहां ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वेवलेंथ चेंज इन कॉम्पटन इफेक्ट इज, कॉम्पटन इफेक्ट में मैक्सिमम वेवलेंथ चेंज कितनी होती है? तो हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा शिफ्ट का, डेल्टा लैम्डा बराबर 0.0242 1 माइनस कॉस फाई, और मैक्सिमम कब होगा? जब ये हम वैल्यू लगा दें 180 डिग्री, तो कितनी हो जाएगी? 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, 0.0484। तो ये हमारा आंसर होगा। तो 0.0484 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रोहेलखंड में 2005 में आया है। कैन कॉम्पटन इफेक्ट बी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली फॉर विजिबल लाइट, क्या एक्सपेरिमेंटली विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट को देखा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? कॉम्पटन इफेक्ट, इससे पिछला क्वेश्चन था उसमें बताया था कि गामा रेज या एक्स रेज से देखते हैं, तो इसका मतलब है विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर फोटोन, फोटोन के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? तो फोटोन की प्रॉपर्टीज देखते हैं हम क्या होती हैं। नंबर 1 है द मास ऑफ स्टेशनरी फोटोन इज 0, यानी जो फोटोन स्थिर अवस्था में होता है उसका मास 0 होता है। तो ये बात तो ठीक है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, तो ये स्टेटमेंट फोटोन के बारे में बिल्कुल सही है। नंबर 2, मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज hν/c, तो P बराबर हमने देखा था ये hν/c होता है मोमेंटम, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज hν, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये hν होता है। और फोटोन डज नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर, फोटोन कोई दाब नहीं डालता है, तो ये चीज इसमें गलत है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहे थे, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ ए कॉम्पटन फोटोन इज ट्वाइस द कॉम्पटन वेवलेंथ, व्हाट विल बी द स्कैटरिंग एंगल? तो ये इसमें कह रहे हैं चेंज इन वेवलेंथ ऑफ कॉम्पटन फोटोन, या कॉम्पटन शिफ्ट होगा यहाँ फोटोन की जगह, इज ट्वाइस द कॉम्पटन वेवलेंथ, जो कॉम्पटन वेवलेंथ होती है उससे डबल जो है यहाँ पर क्या आ रही है? कॉम्पटन शिफ्ट आ रही है। इसका मतलब है कि डेल्टा लैम्डा जो आ रही है वो 2 × λc के बराबर आ रही है। व्हाट विल बी द स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल क्या होगा? तो देखिए फार्मूला अगर हम लगाएं तो डेल्टा लैम्डा बराबर होता है λc 1 माइनस कॉस फाई, ये हमारा फार्मूला होता है। और ये वैल्यू हमारी दी हुई है 2 × λc = λc 1 माइनस
कॉस फाई। लैम्डा सी से लैम्डा सी कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस फाई इक्वल टू 2, यानी कॉस फाई ये हमारा इधर आ जाएगा, तो कॉस फाई इक्वल टू -1, और -1 जो वैल्यू आती है कॉस 180 डिग्री में आती है। इसका मतलब है इसमें जो है 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which of the following phenomena support the particle nature of radiation। तो जो कण प्रकृति कौन सी फिनोमिना इसमें शो करता है, तो इंटरफ्रेंस कैसे हम करते हैं, तरंग प्रकृति होती है, वेव नेचर होती है, डिफ्रैक्शन वेव नेचर होता है, पोलराइजेशन वेव नेचर होता है, सब ऑप्टिक्स के पढ़े हुए हैं हमारे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये पार्टिकल नेचर होता है। हम इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब एक्सप्लेन करते हैं, आइंस्टीन थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया था, आइंस्टीन ने किया था, मैक्सवेल की प्लांक क्वांटम थ्योरी लगाई हमने, तो उसमें कण प्रकृति काय की होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाय whom was the quantum nature of the radiation proposed for the black body। तो जो ब्लैक बॉडी है उसका क्वांटम नेचर होता है रेडिएशन, प्लैंक बॉडी हमने पढ़ाई है वो, तो प्लांक का नाम ही आ गया उसमें। तो इसका मतलब वो साइंटिस्ट कौन होंगे, प्लांक होंगे। प्लांक रेडिएशन फार्मूला हमने पढ़ा था, जिसमें मैक्स प्लांक की थ्योरी हमने लगाई थी भाई, तो वही चीज़ है हमारी। तो प्लांक इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, relative to original photon, the photon that emerges from a collision with an electron। तो जो ओरिजिनल फोटोन की तुलना में जो फोटोन कैसे आता है, जब टक्कर करने के बाद उत्सर्जित होता है इलेक्ट्रॉन से, तब उसके अंदर क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पहले से कम होगी, ज़्यादा होगी, या मोर एनर्जी होगी, या मोर वेलोसिटी होगी। तो ये हमें देखना है, तो उसकी एनर्जी पे क्या होगा देखना होगा ये हमें। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मोर वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ सकती, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब एनर्जी होगी। टक्कर के बाद उसने कुछ एनर्जी का लॉस किया होगा, एनर्जी लॉस किया होगा तो एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई, है ना, और उसकी एनर्जी घट गई तो वेग भी घट गया, लेकिन वेवलेंथ उसकी बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि न्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के, यानी कि जब हमारे पास न्यू घटेगी लैम्डा बढ़ेगी। तो टक्कर के बाद उसकी एनर्जी घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है, वेलोसिटी घटती है, लेकिन वेवलेंथ उसकी बढ़ जाती है, तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैटर वेव्स आर, क्या होती हैं मैटर वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी वेव्स होती हैं, या फिर नन ऑफ द एबव होती हैं। तो मैटर वेव्स जो हैं वो प्रोबेबिलिटी वेव्स कहलाती हैं। इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच प्रिंसिपल इज कन्फर्म्ड बाय द यूज ऑफ डेविसन गर्मर। जो डेविसन गर्मर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत जो है अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया था? तो प्लांक का प्रिंसिपल, या आइंस्टीन का प्रिंसिपल, या न्यूटन का प्रिंसिपल, या डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली का जो सिद्धांत है डुअल वेव नेचर, डुअल वेव पार्टिकल नेचर, तो वो डेविसन गर्मर ने यहाँ पर बताया था कि ये जो है वेव नेचर जो है पार्टिकल का होता है। एक्सपेरिमेंट किया था डेविसन गर्मर ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? डिफ्रैक्शन पर आधारित था, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। क्या हो जाएगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैसे निकालेंगे? तो ये कह रहे हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है, यानी v1 बराबर अगर b था तो वेलोसिटी v2 इक्वल टू 2v हो जाती है। उस समय हमने मान लिया λ1 बराबर लैम्डा था,
तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा। जबकि है क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो हमें मालूम है लैम्डा बराबर होता है h/mb। वेलोसिटी और वेवलेंथ में रिलेशन देखना है, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू b है, b2 की वैल्यू 2b है। तो हमारे पास लैम्डा 2 बराबर 1/2 इंटू लैम्डा 1, यानी कि वेवलेंथ पहले से क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि हाफ होने का मतलब है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द photoelectric work function of a metal is 2.061 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W की वैल्यू दे रखी है 2.061 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल इज लैम्डा 0 की वैल्यू पूछी है। तो W बराबर hc अपॉन लैम्डा 0 होता है, या हम कह सकते हैं 12,400 बटे लैम्डा 0, या लैम्डा 0 बराबर हो जाएगा 12,400 अपॉन 2.061, और ये डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आएगा। हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका आंसर जो आएगा वो 6,000 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 6,000 एंगस्ट्रॉम ये आएगा। तो वेवलेंथ हमारी ये आ जाएगी 6,000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ए वेवलेंथ इज, तो E बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा। तो इसमें hc अपॉन लैम्डा यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following particles moving with the same velocity has longest wave associated with it? तो इसमें हमें देखना है which of the following particle, नीचे दिए गए कौन से पार्टिकल्स में से मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, जो कि एक समान वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के उनके साथ संबद्ध होगी। जो तरंग संबद्ध होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो हमें यहाँ वेलोसिटी और वेवलेंथ में एक रिलेशन देखना होगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम ये देखते हैं लैम्डा बराबर होता है h अपॉन mb। अब ये कह रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ काय की होगी, तो वेवलेंथ में, और हम यहाँ वेलोसिटी तो इनकी क्या है, सबकी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो h और v क्या है, कांस्टेंट हो गए इस पार्टिकल के लिए। तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी उस पार्टिकल की होगी जो सबसे हल्का होगा। मास जिसका सबसे ज्यादा, वेवलेंथ उसकी सबसे कम, इनवर्स रिलेशन है। तो मास सबसे ज्यादा किसका है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और यहां पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो जिसका मास सबसे कम होगा, सबसे कम मास वाला पार्टिकल क्या होगा, तो इसमें बीटा पार्टिकल आएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The de Broglie wavelength of electron is 2 एंगस्ट्रॉम। de Broglie wavelength दे रखी इलेक्ट्रॉन की, लैम्डा बराबर 2 एंगस्ट्रॉम। इट्स मोमेंटम इज, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, तो P बराबर h अपॉन लैम्डा होता है। तो P बराबर h की वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34 अपॉन लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 2 एंगस्ट्रॉम, मीटर में चेंज कर दो 10⁻⁻10।
कितना आएगा 3.3, 10 टू दी पावर 10 ऊपर चली जाएगी, पावर बचेगी -24, 3.3 10 टू दी पावर -24। तो ये आ गया हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका मतलब ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी के आर रिलेटेड एज, कैसे रिलेट करते हैं? तो इसे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 है ये हमारा, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर h/mv, और काइनेटिक एनर्जी k बराबर, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? इसे हम लिख सकते हैं h/p, और p के पदों में काइनेटिक एनर्जी होती है k बराबर हाफ mv²। तो यहाँ से अगर हम इसे इस तरीके से कर दें, और m² v² हो गया हमारे पास, k बराबर p²/2m, यानी p बराबर √2km। तो लैम्डा इक्वल टू h/√2km लगा दो। तो लैम्डा में और k में क्या रिलेशन आया? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√k, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √1/√k, यानी ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट होगा। तो ये इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एक इलेक्ट्रॉन और एक पोटेंशियल को एक समान विभवांतर के द्वारा त्वरित किया जाता है। देन देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ई एंड लैम्डा पी आर रिलेटेड एज, तब इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा? तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए देखो, एक दो चीजें हमें देखनी होंगी। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के पदों में वेवलेंथ क्या होती है? तो लैम्डा बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है, h/√2mk, और k की वैल्यू होती है bg। ठीक है, यानी लैम्डा जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर है। चार्ज क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर चार्ज भी बराबर होता है, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। तो लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया 1/√m। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा, और मास किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब ऑप्शन सी इसमें जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ये लैम्डा ई इज लेस देन, वो ग्रेटर देन लैम्डा पी होगा। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास, क्योंकि एम ई इज लेस देन एम पी, देयरफॉर लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमिना विच पॉइंट्स टुवर्ड्स कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो कण नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कण नेचर को सिद्ध करता है? तो वो हमें देखना है, कण नेचर कौन सा है इसमें, जिसमें कि उसे घटना को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये मानते हैं कि वो पार्टिकल नेचर में लाइट चल रही है। तो इंटरफ्रेंस वेव नेचर है, डिफ्रैक्शन वेव नेचर है, पोलराइजेशन वेव नेचर है, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेवलेंथ लैम्डा
associated with a particle of mass m moving with velocity b is given by, तो कोई पार्टिकल है जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और b वेग से गतिमान है, तो उसे हम कौन से फार्मूला से देंगे? तो लैम्डा बराबर होता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, h/mb। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेविसन एंड गर्बर एक्सपेरिमेंट रिलेट्स टू, तो जो डेविसन और गर्बर का एक्सपेरिमेंट था वो कौन सी घटना से रिलेटेड था, संबद्ध था? तो इंटरफ्रेंस, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या फ्लोरेसेंस। तो हमें मालूम है इसमें इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज, जो पार्टिकल होता है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ किससे कैसे रिलेटेड होती है? तो देखेंगे इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है लैम्डा बराबर होती है h/p, ये होती है। अब इसमें देखते हैं प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी कि बराबर h/p की जगह पर mb। तो प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नहीं होता, प्रोपोर्शनल टू इट्स एनर्जी नहीं होती, प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। तो मोमेंटम के यानी कि लैम्डा समानुपाती 1/v यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के होती है। इसका मतलब इसमें जो है ऑप्शन डी वो सही दिया है, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the wavelength of de Broglie waves associated with moving particle is independent of its, तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है किसी भी पार्टिकल से, किसी भी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य किस चीज पर निर्भर नहीं करती है? कह रहे हैं इज इंडिपेंडेंट, निर्भर नहीं करती है। तो किस चीज पर निर्भर नहीं करती है? तो हमने फार्मूला पढ़ा है, लैम्डा बराबर h/mb, h/mb सब चीजें आ रही हैं और ये हमारे पास होता है h/p। तो मोमेंटम पर, वेलोसिटी पर, मास पर और वेलोसिटी पर, तीनों पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब किस चीज पर निर्भर नहीं कर रही है? ये चार्ज पर निर्भर नहीं करती है। कण आवेशित है या अनावेशित है उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती है। तो ये बात हमें कौन बताता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ में ये चीज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के Kp एंड K आर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ये तीन चीजें हैं हमारे पास। और इनकी तीनों की वेवलेंथ बराबर हैं, तब इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? के Kp और K अल्फा में क्या रिलेशन होगा? जबकि वेवलेंथ सबकी क्या है? बराबर हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में और वेवलेंथ में हम एक रिलेशन देखेंगे, तो जिसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन में भी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी लैम्डा बराबर कितनी होती है भाई? h/√2mk। अब इसमें लैम्डा भी कांस्टेंट दिया है, h कांस्टेंट होता ही है, मास हर पार्टिकल का अलग होगा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखना है। इसका मतलब हम यहां से देखेंगे तो mk बराबर कांस्टेंट आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट √2mk कांस्टेंट, √ हटाओ, 2 हटाओ, mk कांस्टेंट, यानी k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो मास जिसका सबसे ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उसकी सबसे कम होगी, या मास जिसका सबसे कम होगा काइनेटिक एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम होता है प्रोटॉन का,
तो यानी कि प्रोटॉन आएगा, और फिर आएगा अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन ही इसका सही होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The de Broglie wavelength lambda of an electron in nth Bohr orbit is related to the radius r of its। तो ये हमने पढ़ा है, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा, याद रखेंगे हम। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीन फॉर्मूला फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन होल्ड्स एट। तो इसमें शॉर्ट वेवलेंथ पर ये अप्लाई होता है, और एक होता है रेले जीन्स लॉ। ये जो है लॉन्ग वेवलेंथ पर अप्लाई होता है, और एक होता है प्लैंक्स लॉ, जो कि सभी वेवलेंथ पर अप्लाई होता है। तो ये 3 नियम है, ये भी हमने जो है पढ़े हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे यूनिट 3 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।